बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने स्टार्ट करना है फार्माकोलॉजी का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जैसा कि हमें पता है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो दो पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है। एक इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम आता है और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन और हमारी स्पाइनल कॉर्ड शामिल होती है, जबकि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो मजीद आगे दो सिस्टम पे मुश्तमिल होता है, जिसे हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है बेसिकली ये हमारे नर्वस सिस्टम का, या कह लें कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक ऐसा पार्ट होता है जो हमारी बॉडी के वॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करता है। अब वॉलेंट्री फंक्शंस कौन से होते हैं? जो हमारे इख्तियार में होते हैं, जो हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे उठना, बैठना, चलना। यानी हर वो फंक्शन जो हमारे इख्तियार में है उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे नर्वस सिस्टम का सोमैटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा। जबकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम नाम से जाहिर हो रहा है, ऑटोमेटिक जो फंक्शंस कंट्रोल होते हैं, यानी ऐसे फंक्शंस जो हमारे इख्तियार में नहीं होते, हमारे कंट्रोल में नहीं होते, उनको कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम काम कर रहा होता है वो होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। यानी कि इनवॉलेंट्री फंक्शंस जो हमारी बॉडी के हैं वो कौन कंट्रोल करता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मजीद आगे दो सिस्टम्स में डिवाइड होता है, सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इनकी डिटेल हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बेसिकली होता क्या है। एनाटमी हमने डिस्कस करनी है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की। एनाटमी से मुराद है कि हमने देखना है कि हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर हमारे नर्वस सिस्टम का एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा कंपोनेंट है हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, जो हमारी बॉडी के मुख्तलिफ इनवॉलेंट्री प्रोसेसेस को रेगुलेट करता है। इनवॉलेंट्री प्रोसेसेस कौन से? जो हमारे इख्तियार में नहीं होते, जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी हार्ट रेट हमारे इख्तियार में नहीं होती, हम अपने दिल की धड़कन को खुद कंट्रोल नहीं कर सकते। ब्लड प्रेशर हमारे कंट्रोल में नहीं होता, रेस्पिरेशन हमारे कंट्रोल में नहीं होती, डाइजेशन हमारे कंट्रोल में नहीं होती। तो वो तमाम बॉडी के फंक्शंस जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, उन्हें करवाने के लिए हमारी बॉडी के अंदर हमारा कौन सा सिस्टम मौजूद होता है? हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मौजूद होता है। इसके अलावा जितने भी हमारी बॉडी के अंदर फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं जो इनवॉलेंट्री हैं, उन सबको ये कंट्रोल भी करता है और उन्हें रेगुलेट भी करता है। अब बात करते हैं कि हमारा नर्वस सिस्टम जो है, आप लोगों को याद हो तो आपने फर्स्ट ईयर की एनाटॉमी फिजियोलॉजी में नर्वस सिस्टम पढ़ा था। तो उसमें हमने कहा था कि जो न्यूरॉन्स होते हैं ये बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम का। अब बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट से क्या मुराद है? कि जैसे कहते हैं कि जो लाइफ है उसका फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है सेल। के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हैं, हम सबकी बॉडी किस चीज़ से मिलके बनी है? हमारी बॉडी मिलके बनी है सेल से। सेल हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर भी बनाता है और सेल हमारी बॉडी के मुख्तलिफ फंक्शंस भी कंट्रोल करता है। इस वजह से हम कहते हैं कि सेल हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम की, तो हमारे नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर कौन बना रहा है और उसके फंक्शन कौन कंट्रोल कर रहा है? वो कर रहा है न्यूरॉन्स, या जिन्हें हम नर्व सेल भी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बेसिकली जो न्यूरॉन्स होते हैं ये हमारे नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं। यानी ये हमारे नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर भी बनाते हैं और ये हमारे नर्वस सिस्टम के फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। वैसे तो न्यूरॉन्स जो हमारी बॉडी के बाकी तमाम सेल्स हैं उन्हीं की तरह के होते हैं, जैसे बाकी सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, ऑर्गेनेलीज होती हैं। तो लेकिन जो न्यूरॉन्स है ना, ये बाकी जो सेल होते हैं बॉडी के उनसे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। दो रीजंस की वजह से हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं ये बॉडी के बाकी सेल से डिफरेंट होता है। पहला रीज़न तो ये है कि जो हमारा न्यूरॉन होते हैं उनके अंदर स्मॉल ब्रांचेस मौजूद होती हैं। अच्छा, स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सामने आपको डायग्राम शो हो रही है। डायग्राम में अ, एक इसका होता है सोमा पार्ट, जैसे कि आपको डायग्राम में शो करवाया गया है। सोमा या इस पार्ट को हम कहते हैं सेल बॉडी। इस सेल बॉडी के अंदर हमारा न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और बाकी ऑर्गेनेलिस मौजूद होती हैं। अब जो सोमा होता है न्यूरॉन का, या जब जिसे हम सेल बॉडी भी कहते हैं, उसमें से कुछ छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती हैं। जैसे आपको सेल बॉडी से कुछ ब्रांचेस निकलती दिखाई दे रही हैं स्मॉल, उन्हें कहा जाता है डेंड्राइट्स। और एक इस सोमा से या सेल बॉडी से एक लंबी ब्रांच निकलती है, उस लंबी ब्रांच को कहते हैं एक्सोन। एक्सोन के आसपास फैट्स की एक लेयर चढ़ी होती है, उस लेयर को हम कहते हैं माइलिन शीट। और इसके एंड पे मौजूद होते हैं कुछ टर्मिनल एंडिंग्स, जिन्हें हम टर्मिनल एक्सोन या टर्मिनल एंड या नर्व एंडिंग का नाम देते हैं। अब
न्यूरॉन बाकी सेल से डिफरेंट किस वजह से होता है कि हमारे बाकी बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं उसमें स्मॉल ब्रांचेस डेंड्राइट्स मौजूद नहीं होते और एक्सोन भी मौजूद नहीं होते। लेकिन जो हमारे न्यूरॉन्स या नर्व सेल होते हैं इसमें स्मॉल ब्रांचेस भी होती है जिसे हम डेंड्राइट्स कहते हैं और एक लॉन्ग ब्रांच होती है जिसे हम एक्सोन का नाम देते हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी सेल हैं उनके अंदर सेंट्रोसोम मौजूद होता है, इस वजह से वो सेल डिवीजन कर सकते हैं। अब सेल डिवीजन से क्या मुराद है कि हमारी बॉडी के जो सेल होते हैं उनके अंदर ये सलाहियत होती है कि एक सेल डिवाइड होके अपने जैसे मजीद सेल बनाता है। एक सेल दो में डिवाइड होता है, वो आगे चार में, चार से आठ, आठ से 16, इस तरीके से सेल क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं और अपने जैसे नए सेल्स बनाते हैं। ठीक है, तो सेल डिवीजन में इन्वॉल्व कौन होता है, हमारा सेंट्रोसोम इन्वॉल्व होता है। लेकिन अगर हम न्यूरॉन्स की बात करें तो न्यूरॉन्स हमारी बॉडी के ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें सेंट्रोसोम मौजूद नहीं होता। अब सेंट्रोसोम मौजूद नहीं है तो इसका मतलब है कि न्यूरॉन्स की डिवीजन नहीं होगी। न्यूरॉन्स से की डिवीजन से मुराद है कि न्यूरॉन्स डिवाइड होकर अपने जैसे नए सेल नहीं बनाते, बल्कि क्या होता है कि न्यूरॉन्स जब जो न्यूरॉन होता है जब उसका टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तो पुराने वाला न्यूरॉन जो होता है वो उसकी डेथ हो जाती है या वो ख़त्म हो जाता है और उसकी जगह पे एक नया न्यूरॉन बन जाता है। लेकिन वो न्यूरॉन खुद को डिवाइड नहीं करता। तो बेसिकली सेंट्रोसोम का काम होता है सेल की डिवीजन में, लेकिन चूंकि हमारे न्यूरॉन्स के पास सेंट्रोसोम मौजूद ही नहीं होता तो इसकी सेल डिवीजन भी नहीं होती। तो न्यूरॉन्स दो तरह से बाकी सेल से डिफरेंट होता है कि इसके पास स्मॉल और लॉन्ग ब्रांच होती है। ठीक है, स्मॉल ब्रांचेस को डेंड्राइट्स कहा जाता है, लॉन्ग ब्रांचेस को एक्सोन कहा जाता है। जबकि बाकी किसी सेल के अंदर डेंड्राइट्स और एक्सोन मौजूद नहीं होते। दूसरी बात कि बॉडी के जो तमाम सेल्स हैं उनके अंदर सेंट्रोसोम मौजूद होता है जो कि सेल डिवीजन में इन्वॉल्व होता है, लेकिन न्यूरॉन्स के पास सेंट्रोसोम मौजूद नहीं होता। अब हम बात करते हैं न्यूरॉन्स की क्लासिफिकेशन की। तो तीन तरह के न्यूरॉन्स होते हैं। सबसे पहले होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, देन इंटर न्यूरॉन्स एंड थर्ड वन इज मोटर न्यूरॉन्स। अब इन न्यूरॉन्स का काम क्या होता है, न्यूरॉन्स जो होते हैं कि हमारी पूरी बॉडी में फैले होते हैं। ठीक है, पूरी बॉडी से इनका काम होता है कि मैसेज को हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ लेके जाना और मैसेजेस को हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से वापस बॉडी के तमाम पार्ट्स की तरफ भेजना। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स की। तो सेंसरी न्यूरॉन्स हमारे नर्वस सिस्टम के ऐसे सेल्स होते हैं, ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो मैसेज को हमारी पूरी बॉडी से रिसीव करते हैं और हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ भेजते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि जैसे हमें मेरा हाथ किसी गर्म चीज को लग गया है, तो ये बेसिकली मैसेज आया। ठीक है, न्यूरॉन्स ने क्या किया, तो मेरी जो स्किन है, जिस जगह पे मुझे कोई गर्म चीज लगी है, उस स्किन के ऊपर मौजूद होते हैं कुछ रिसेप्टर्स। वो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, मैसेज को रिसीव करते हैं। ठीक है, मैसेज को, कौन से मैसेज को रिसीव करेंगे, जो बाहर से आया कि गर्म चीज हाथ को लगी है। ठीक है, वो मैसेज रिसेप्टर्स फिर ट्रांसफर कर देंगे मेरे सेंसरी न्यूरॉन्स को। ये सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करती है, मेरी पूरी बॉडी में फैली होती है और ये जिस जगह पे मुझे कोई किसी गर्म चीज का एहसास हुआ था वहां से मैसेज को लेके जाएंगी मेरे ब्रेन की तरफ। ठीक है, तो बेसिकली सेंसरी न्यूरॉन्स का काम क्या होता है कि कोई भी मैसेज, बॉडी के अंदर कोई इवेंट हो रहा है, बॉडी के अंदर कोई चेंजेस हो रहे हैं या बॉडी के बाहर कोई चेंज आ रहा है जो बॉडी महसूस कर रही है, तो सेंसरी न्यूरॉन का काम होता है कि उस मैसेज को बॉडी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके जाना। अब अगर हम सेंसरी न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके जो डेंड्राइट्स होते हैं वो थोड़े लॉन्ग होते हैं और इसका एक्सोन जो होता है वो शॉर्ट होता है। और सेंसरी न्यूरॉन का दूसरा नाम होता है अफेरेंट न्यूरॉन। ठीक है, सेकेंड वन हमारे पास आते हैं मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स जब मैसेज ब्रेन की तरफ चला जाता है, तो मैंने दूसरी टाइप के न्यूरॉन्स बताए थे, इंटर न्यूरॉन्स। जब मैसेज एक बार ब्रेन में पहुंच जाता है, स्पाइनल कोड तक पहुंच जाता है, तो ब्रेन और स्पाइनल कोड के अंदर कुछ न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम इंटर न्यूरॉन्स का नाम देते हैं। वो इंटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं कि जो मैसेज ब्रेन और स्पाइनल कोड की तरफ आया उसके ऊपर काम करते हैं, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं। तो ऐसे न्यूरॉन्स को कहा जाता है इंटर न्यूरॉन्स। फॉर एग्जांपल, जो मुझे गर्म चीज़ लगी थी वो मैसेज सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए से ब्रेन तक आया। ब्रेन के अंदर जो इंटर न्यूरॉन्स थे उन्होंने उसके ऊपर काम किया, उसको प्रोसेस किया कि हाँ, हाथ को क्या लगी है, कोई गर्म चीज़ लगी है। उसके बाद ब्रेन क्या करता है, ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है कि उस मैसेज को एक इम्पल्स की फॉर्म में, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल की फॉर्म में वापस बॉडी की तरफ भेज देता है। किसके जरिए, मोटर न्यूरॉन्स के जरिए। तो मोटर न्यूरॉन्स का काम होता है कि जो मैसेज ब्रेन की तरफ आया था और ब्रेन ने उसके ऊपर जो काम किया था, अब उसका जवाब देना किसके जरिए, मोटर न्यूरॉन्स के जरिए। फिर वो मोटर न्यूरॉन्स हमारे बॉडी के उस पार्ट तक जाते हैं जहां पे उन्होंने अपना इफेक्ट शो करना हो। अब मोटर न्यूरॉन का अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका एक्सोन लंबा होता है और डेंड्राइट्स शॉर्ट होते हैं, जैसे कि डायग्राम में शो करवाया गया है। और मोटर न्यूरॉन को हम इफेरेंट न्यूरॉन्स का नाम भी देते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं रिसेप्टर्स की। तो रिसेप्टर्स जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है लास्ट चैप्टर में, तो रिसेप्टर्स हमारी बॉडी के अंदर कुछ स्पेसिफिक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो क्या करते हैं, अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं। कब रिस्पॉन्स शो करते हैं कि जब भी हम कोई मेडिसिन लेंगे, कोई ड्रग लेंगे, वो ड्रग आएगी हमारी उस रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी और फिर वो अपना रिस्पॉन्स शो करेगी। ठीक है। तो रिसेप्टर्स हमने इसकी टाइप्स भी पीछे पढ़ी थी मेजर रिसेप्टर्स फैमिली में, कि कुछ जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स होते हैं, कुछ एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स होते हैं। तो एंजाइम्स और स्ट्रक्चर प्रोटीन भी रिसेप्टर्स की टाइप्स होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स की। न्यूरोट्रांसमीटर का अगर कॉन्सेप्ट देखा जाए तो बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर्स केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे मुख्तलिफ सिस्टम की एक्टिविटी को प्रमोट करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल कि हमारी जितनी भी बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, उन सब के कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं, उस सिस्टम को मेंटेन करते हैं, उस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, उस सिस्टम को प्रमोट करते हैं। अगर हम बात करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स होंगे, अपने केमिकल्स होंगे। अगर हम बात करें हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम की, उसके अपने केमिकल्स होंगे। अगर हम बात करें पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की, उसके अपने केमिकल्स या न्यूरोट्रांसमीटर्स होंगे जो उस सिस्टम की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। तो बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर्स कुछ केमिकल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे सिस्टम्स की, हमारे मुख्तलिफ ऑर्गन्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। अगर हम दूसरी डेफिनेशन देखें तो न्यूरोट्रांसमीटर्स, न्यूरो से मुराद न्यूरॉन्स, ट्रांसमीटर से मुराद ट्रांसमिट करने वाले। ठीक है। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स कह सकते हैं कि ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं दैट ट्रांसमिट द इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर थ्रू द साइनेप्स, जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज को भेजते हैं। किसके जरिए? साइनेप्स के जरिए। अब साइनेप्स किसे कहते हैं कि न्यूरॉन्स जो होते हैं हमारी पूरी बॉडी में फैले होते हैं, वो लाइन वाइज एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं। तो एक न्यूरॉन्स और उसके साथ वाले दूसरे न्यूरॉन के दरमियान में जो खाली स्पेस होती है, या कह लें कि दो न्यूरॉन के दरमियान की जो जगह होती है, उसे हम कहते हैं साइनेप्स। तो जाहिर सी बात है कि मैसेज ने ट्रांसफर होना है, मैसेज ने ट्रांसमिट होना है, तो न्यूरो के जरिए वो ट्रांसमिट होते हैं। न्यूरो एक न्यूरॉन से मैसेज को दूसरे न्यूरॉन्स की तरफ लेके जाते हैं, और किसके जरिए लेके जाते हैं कि दो न्यूरॉन्स के दरमियान जो खाली जगह होती है जिसे हम साइनेप्स कहते हैं, उसके जरिए लेके जाते हैं। अगर दूसरी ट्रांस डेफिनेशन हम देखें तो न्यूरोट्रांसमीटर्स आर केमिकल मैसेंजर दैट प्रमोट द एक्टिविटी ऑफ सिस्टम इन विच इट इज रिलीज्ड। कि मैंने कहा कि हर सिस्टम का एक अपना स्पेसिफिक केमिकल होता है, एक अपना स्पेसिफिक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। तो जिस सिस्टम में ये रिलीज हो रहे हैं, उस सिस्टम की एक्टिविटी को ये प्रमोट करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं। जैसा कि अगर हम बात करें एसिटाइल कोलिन की, तो एसिटाइल कोलिन हमारी बॉडी के अंदर जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है उसका न्यूरोट्रांसमीटर होता है। जब एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है, ये जाके हमारे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है और हमारे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं लोकल न्यूरो मेडिएटर्स होते हैं, और एक होते हैं हमारे पास हार्मोन्स, या हम इन्हें कह सकते हैं कि जनरल न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब लोकल मेडिएटर से या लोकल न्यूरोट्रांसमीटर से क्या मुराद है? लोकल का मतलब क्या होता है? मकामी। यानी ये ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो जिस जगह पे रिलीज होते हैं, इन्होंने वहीं पे एक्ट करना होता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूं मिसाल के तौर पे कि कोई न्यूरोट्रांसमीटर है वो स्टमक के पॉइंट से रिलीज हो रही है, तो उन्होंने वहीं पे अपना इफेक्ट शो करना होता है। यानी उन्होंने बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना होता, बल्कि जिस जगह पे वो रिलीज हुए हैं उसी जगह पे रिलीज होके ये लोकल मेडिएटर्स या लोकल न्यूरोट्रांसमीटर्स अपना इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है। दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस दैट एक्ट लोकली, कि जो लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, और इन्हें रिलीज करवाते हैं हमारी बॉडी के अंदर कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं, वो इन लोकल हार्मोन्स को, इन लोकल न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करवाते हैं और वो वहीं पे अपना लोकल इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है। और ये ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो जल्दी से डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं और रिमूव भी हो सकते हैं, और ये हमारे ब्लड में इंटर नहीं होते, और ना ही चूंकि अब ये ब्लड में इंटर नहीं हो रहे तो हमारी ये पूरी बॉडी में ट्रांसमिट भी नहीं होंगे। जैसे हिस्टामाइन, हिस्टामिन की बात करें तो हिस्टामिन जो है ये हमारा न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि लोकल होता है। जिस पॉइंट से ये रिलीज होता है ये उसी पॉइंट पे अपना इफेक्ट शो करता है, ये पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट नहीं होता। दूसरी अगर हम बात करें हार्मोन्स की, तो हार्मोन्स भी बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं, और इन्हें रिलीज कौन करवाते हैं? हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी होते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी होते हैं। इन ग्लैंड्स का काम होता है इन्होंने हार्मोन्स रिलीज करने होते हैं। ये हार्मोन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। जिस पॉइंट से ये प्रोड्यूस होते हैं, ये उस ना सिर्फ उस पॉइंट पे बल्कि ये हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट भी होते हैं, मूव भी करते हैं, और ये जनरल इफेक्ट शो करते हैं। यानी ये लोकल इफेक्ट शो नहीं करते, ये हमारी बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स में मूव करके और एक जनरल इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है।
और जब हार्मोन्स इन्हें रिलीज करते हैं तो ये ब्लड स्ट्रीम में आके हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें ग्रोथ हार्मोन की, तो ग्रोथ हार्मोन हमारे ब्रेन में एक हार्मोन मौजूद हो ग्लैंड मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड ने ग्रोथ हार्मोन रिलीज करवाना होता है। इस ग्रोथ हार्मोन का काम होता है कि हमारी ग्रोथ करवाना, हमारी बॉडी की ग्रोथ करवाना, हमारी हाइट को बढ़ाना, हमारे ऑर्गन्स वगैरह की ग्रोथ करवाना। तो बेसिकली रिलीज ये हो रहा है हमारे ब्रेन से, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से, लेकिन ये पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होके जर्नल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। इसके अलावा इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन प्रोड्यूस होती है पेनक्रियास से, और इसका काम होता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना। नेक्स्ट एनाटॉमी की बात करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हमने बात की कि न्यूरॉन्स पे मुश्तमिल होता है। तीन तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स और इंटरन्यूरॉन्स। ठीक है, फिर बात करते हैं प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स की और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स की। अब ज़्यादातर हम जो एनाटॉमी पढ़ रहे हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, इसमें हम बात करते हैं मोटर न्यूरॉन्स के बारे में। तो मोटर न्यूरॉन्स में दो तरह के न्यूरॉन्स आ जाते हैं, एक होते हैं प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन और एक होते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स। अब प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन से क्या मुराद, अब मोटर न्यूरॉन्स है। मोटर न्यूरॉन्स का बेसिकली काम होता है मैसेज को ब्रेन से हमारे बॉडी के तमाम पार्ट तक पहुंचाना। तो बेसिक जो पहला न्यूरॉन होता है जो ब्रेन से निकलता है, उस न्यूरॉन को या उस नर्व सेल को हम नाम देते हैं प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। जैसे डायग्राम में दिखाया गया है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम लिखा है सीएनएस, वहां पे जो ब्लू कलर का सेल बॉडी है वो पहला न्यूरॉन है जो ब्रेन से निकल रहा है, इसे प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन कहते हैं। अब प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन के बाद जो न्यूरॉन आएगा उसे हम कहते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। यानी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पहला न्यूरॉन या पहला मोटर न्यूरॉन या मोटर नर्व सेल निकल रहे हैं उसे प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन कहते हैं, और जो सेकंड नर्व होती है या सेकंड न्यूरॉन होते हैं उसे पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन कहते हैं। अब यहाँ पे अगर बात की जाए गैंग्लिया की, तो गैंग्लिया हम कहते हैं कि एक ओवॉइड स्ट्रक्चर होता है। ओवॉइड स्ट्रक्चर से मुराद है बेसवी या अंडे की शेप का एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर क्या होती है, सेल बॉडी होती है न्यूरॉन्स की। जैसे डायग्राम में अगर देखें तो प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक के दरमियान में उन्होंने एक सर्कल से शो करवाया, उस सर्कल ने किसको सराउंड किया हुआ है, हमारी न्यूरॉन की सेल बॉडी को सराउंड किया हुआ है। तो बेसिकली ये एक ओवल शेप का ओवॉइड स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, सेल बॉडी को सराउंड करता है। ठीक है, और ये एक रिले स्टेशन के तौर पे काम करता है। रिले स्टेशन से मुराद है कि कोई मैसेज आ रहा है वो एक न्यूरॉन से आता है हमारे गैंग्लिया के पास। जब गैंग्लिया के पास वो मैसेज आता है उसके बाद जब दूसरा मैसेज आता है तो वो पहले वाला मैसेज वहां से एग्जिट कर जाता है, वहां से निकल जाता है, और दूसरा न्यूरॉन का जो मैसेज होता है वो वहां पे गैंग्लिया में आ जाता है। यानी रिले स्टेशन के तौर पे काम कर रहा है कि एक मैसेज आता है वो गैंग्लिया के पास, जब दूसरा मैसेज पीछे से आता है तो पहले वाला मैसेज जो है वो आगे मूव कर जाता है। तो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स क्या कहते हैं, किसे कहते हैं कि जो फर्स्ट न्यूरॉन होता है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलती है उसे प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन कहते हैं, और उसके बाद जो गैंग्लिया आता है उसके बाद जो सेकंड न्यूरॉन होता है उसे पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन का नाम दिया जाता है। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जैसे हमने डिस्कस किया पहले भी के ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे मुश्तमिल होता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे मुश्तमिल होता है। इसके अलावा हमारे एक और नर्वस सिस्टम ऑटोनॉमिक सिस्टम का पार्ट होता है, वो होता है इंटैरिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स में डिफरेंस देखें तो जो हमारी सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स होती है और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स, वैसे अगर हम बात करें ना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की, तो इसकी डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिटेल में देखेंगे कि ये दोनों सिस्टम हमारी बॉडी के कौन कौन से फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। तो बात करते हैं हमारे सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स की और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स की। तो दोनों टाइप के जो न्यूरॉन्स होते हैं ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं। ठीक है, इनका जो ओरिजिन होता है जहाँ से इन्होंने ओरिजिनेट होना होता है दोनों ने हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकलना होता है। अब अगर हम सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स के प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन की बात करें तो ये हमारे थोरैसिक और लंबर रीजन से निकलते हैं। ठीक है, ऊपर वाला जो पॉइंट था कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं ये तो इनका कंपैरिजन हो गया। अब डिफरेंस कहाँ पे आता है दोनों में, तो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स जो होते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम के वो थोरैसिक और लंबर रीजन से निकलते हैं। अब थोरैसिक और लंबर रीजन क्या होता है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड जो होती है या हम कह लें हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उसके 5 पार्ट्स होते हैं। जो सबसे फर्स्ट सबसे ऊपर वाला हमारे नेक रीजन वाला पार्ट होता है उसे कहते हैं सर्विकल रीजन। उसके बाद आता है हमारा थोरेसिक, देन लंबर, देन सैक्रम, और जो सबसे एंड पे होता है वो होता है कॉसेक्स रीजन। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होते हैं हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम के, वो हमारे थोरेसिक रीजन यानी जो वर्टिब्रल कॉलम है या जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके सेकंड पार्ट से, और लंबर रीजन उसके थर्ड पार्ट से निकलती हैं।
अगर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की बात करें तो वो निकलती है हमारे क्रैनियल नर्व से। क्रैनियल नर्व्स ऐसी नर्व्स होती हैं जो हमारे ब्रेन से निकलती हैं। इसके अलावा पैरासिम्पैथिक न्यूरॉन्स के जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स हैं वो सैक्रम से, यानी हमारे जो स्पाइनल कोड है उसका जो चौथा पार्ट है वहाँ से निकलते हैं। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने बात की है कि प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स ओरिजिनेट फ्रॉम क्रैनियल नर्व। क्रैनियल नर्व्स यानी जो ब्रेन से निकल रही हैं। आगे उन्होंने नंबरिंग दी है 3, 7, 9 एंड 10। क्रैनियल नर्व नंबर 3, क्रैनियल नर्व नंबर 7, 9 और 10 से ये प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स निकलती हैं। फिर अगर हम अब बात करें साइज की, तो हमारे जो सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स है उसके प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन साइज में छोटे होते हैं, जबकि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन साइज में लंबे होते हैं। सिंपैथेटिक सिस्टम के पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स लॉन्ग होते हैं, जबकि पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स जो है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के वो शॉर्ट होते हैं। फिर हमारे पास आता है हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का इंटायरिक नर्वस सिस्टम। इंटायरिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये बेसिकली हमारी बॉडी का ऐसा, वैसे तो अगर हम ओवरऑल नर्वस सिस्टम की बात करें तो इन्होंने हमारी बॉडी के तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करना होता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये हमारी बॉडी के इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करता है। इंटायरिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का एक ऐसा सिस्टम होता है जो हमारे जीआईटी को कंट्रोल करता है, हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट को कंट्रोल करता है। ठीक है, यानी हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो जिस ट्रैक पे, जिन नालियों पे मुश्तमिल है, हमारे इंटेरिक नर्वस सिस्टम ने उसको कंट्रोल करना है। अब ये किस किस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है हमारे जीआईटी के अंदर? ये हमारे जीआईटी की मोटेलिटी को कंट्रोल कर रहा है, उसकी मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है, जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही है, फूड किस तरीके से मूव कर रही है, हमारी ईसोफिगस किस तरीके से मूव कर रही है। हमारे बेसिकली हमारे जीआईटी में सारी चीज़ें आ जाती है ना, हमारे ईसोफिगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। तो इन तमाम ऑर्गन्स की मूवमेंट, इनकी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, इसको कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी का इंटायरिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है। इसके अलावा हमारे जो मुख्तलिफ ग्लैंड्स हैं, हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गए, हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड हो गए, जिनमें हमारे पेनक्रियाज आ जाता है, हमारे मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स आ जाते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड आ जाता है। ठीक है, इन सब की एक्टिविटी को भी कौन कंट्रोल करता है? हमारा इंटायरिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, यानी वो वाले ग्लैंड जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। पेनक्रियाज हो गया, उसने पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करना होता है, उनको कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर क्या मौजूद होता है? हमारा नर्वस इंटायरिक नर्वस सिस्टम मौजूद होता है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।